हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टेस्ट क्विज में। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है लॉस ऑफ मोशन। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जो चैप्टर था हमारा फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। हमने फोर्स में देखा था कि फोर्स कैसे वेक्टर यूनिट होता है। फोर्स को जैसे हमने लिखा था मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं बल। अब ये जो आपके पास नियम अवेलेबल है मोशन यानी कि गति के जो नियम आपके पास जो अवेलेबल है, इस पूरे चैप्टर में आप ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये जो इसके लॉस है जो न्यूटन ने बताए थे। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि लॉस ऑफ मोशन में ये किसको डिफाइन किए थे। ये डिफाइन हुआ था न्यूटन के थ्रू। न्यूटन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉस ऑफ मोशन को डिफाइन किया था। लॉस ऑफ मोशन को डिफाइन करते समय उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि लॉस ऑफ मोशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जब आप ये जानते हैं कि लॉस ऑफ मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो आपके पास कितने डिफरेंट लॉस आएंगे? 3 डिफरेंट लॉस आ जाएंगे। लॉ 1 आपको डील करेगा इनर्शिया से। लॉ 1 आपको समझाने की कोशिश करेगा इनर्शिया क्या है, इनर्शिया का क्या एप्लीकेशन है और इनर्शिया कितना ज्यादा वाइडली यूज किया जा सकता है। लॉ 2 डील करता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पे। लॉ 2 आपको यह समझाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंट होगा उसका मास मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन के लिए। थर्ड लॉ होता है आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो चलिए हम देखते हैं आज की क्लास में न्यूटन के तीनों लॉस डिटेल्ड वे पे, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पहले से फोर्स को कवर कर चुके थे। एक बार मैं आपको शॉर्टली डिस्क्राइब कर दूं कि फोर्स कैसा था। फोर्स का ऐसा यूनिट था न्यूटन। फोर्स को हम लिखते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। और फोर्स की एक नॉर्मल डेफिनेशन अगर हम बोलते हैं एक कैजुअल फॉर्म पे, एक क्लासिक फॉर्म पे अगर हम डेफिनेशन को फंडामेंटली बताने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं पुश या पुल। अगर वो ऑब्जेक्ट पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो क्या वो प्रेशर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट हो रहा है कि क्या वो प्रेशर ऑब्जेक्ट के अवे क्रिएट हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप प्रेशर को अप्लाई करते हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास 2 डिफरेंट केस आएंगे। पहला केस आपका होगा जब आप एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने बताया कि ये ऑब्जेक्ट किसी ग्राउंड सरफेस के रेफरेंस पे रखा हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि ये ऑब्जेक्ट एक ग्राउंड सरफेस के रेफरेंस पे रखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट के मास को आपने डिफाइन किया। तो यहां पर आप लिख दीजिए कि ऑब्जेक्ट का मास आपके पास कितना अवेलेबल है। जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट का मास को सबसे पहले डिफाइन किया, तो मान लीजिए मैं यहां पर स्पेसिफाई करता हूं कि ऑब्जेक्ट का मास 15 किलोग्राम है। जब आप इसमें फोर्स की बात करेंगे, फोर्स को समझाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपके पास कौन कौन से फैक्टर आपके एप्लीकेशन पे एक्टिव रहेंगे। पहला रहेगा अगर कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है। अगर कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड हो रहा है तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि ऑब्जेक्ट से अप्लाई हो रहा है, मतलब ऑन द ऑब्जेक्ट हो रहा है कि बाय द ऑब्जेक्ट हो रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ऑन द ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है फोर्स को, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कि ये बाय द ऑब्जेक्ट है। बाय द ऑब्जेक्ट कहने का मतलब आपका ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट से कोई फोर्स को क्या अप्लाई किया जा रहा है। अगर आप बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से कोई फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, तो वहां पर सबसे पहले आप ये जानेंगे कि इनर्शिया का मेन रोल प्ले होगा। अब इनर्शिया का कैसे रोल प्ले होगा, जैसे कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ पे क्लियरली डिफाइन किया था, यहां पर आपका आ जाएगा सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है जो क्लियरली स्पेसिफाई करता है किसके लिए, इसको दूसरे फॉर्म पे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम बोलते हैं दूसरे फॉर्म पे लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट का मास होगा, मतलब जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा, मास कहने का मतलब हमारा यह है कि वो फिजिकली कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। जब आप ये जानोगे कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट है 15 किलोग्राम का, इसको एक और ऑब्जेक्ट ने मान लीजिए ओवरलैप किया है, उस ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए हमारे पास अवेलेबल है जो ओवरलैप्ड है, मान लीजिए वो 33 किलोग्राम का है, तो आप बोलेंगे सर डेफिनेटली जो 33 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा हैवियर होगा, तो उसमें ज्यादा इनर्शिया होगा। अब इनर्शिया कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पे, ये जानना बहुत जरूरी है।
एग्जाम्पल मान लीजिए, जो भी आप ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं वो किसी ना किसी फ्रेम पे अवेलेबल होता है। यहां फ्रेम मतलब मीडियम की बात करते हैं। मीडियम कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, जो ऑब्जेक्ट को आप जहां पर रखेंगे वो उतना मीडियम के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल मानिए कि आपके पास एक बड़ा सा एक टेबल अवेलेबल है जो यू शेप पे है। इस यू शेप के टेबल पे मान लीजिए मैं एक वाटर लेवल को हाफ मतलब पार्शियली मैं इसमें क्या किया हूं, फिल्ड किया हूं। पार्शियली फिल्ड करने का मतलब है कि इसको मैंने मान लीजिए 50% इसमें क्या किया, वाटर को मैंने फिल कर दिया। अब मान लीजिए कि मैं एक 50 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 50 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं, इसके ऊपर थ्रो करता हूं। एक 50 किलोग्राम का मैंने ऑब्जेक्ट लिया और उसको इसके ऊपर थ्रो किया। तो इनिशियली मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि ये पानी मेरा स्टिल है। स्टिल मतलब एकदम रेस्ट पोजीशन पे है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके ऊपर टकराएगा क्या होगा, पानी को डिस्प्लेस करना स्टार्ट करेगा। अब जिस वे से ये डिस्प्लेस करेगा ये पता चल जाएगा कि ये लिटरली इनर्शिया को एप्लीकेबल है कि नहीं है। सेम ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एयर के मीडियम पे रखते हैं, एयर क्योंकि वाटर के कंपैरेटिव रेयर मीडियम है इसलिए एयर भी डिस्प्लेस होता है लेकिन हमें उसकी महसूस नहीं होती है। इसको और एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए कोई एक इंसान 50 किलोमीटर की स्पीड से आपके बगल से गुजरा, तो आपको डेफिनेटली उसके अप्लाइड एक्सेलरेशन को आप अपनी बॉडी पे फील कर सकते हैं कि कितना प्रेशर का एरिया आपकी तरफ से गुजरा है। मान लीजिए एक बुलेट ट्रेन आपके पास से 344 किलोमीटर की स्पीड से गुजर रही है, वो आपको प्रेजेंस भी देगा, इवन दो आपको एक इंटीमेटम भी देगा। कैसा इंटीमेटम, कि ये जो पास हो रहा है ये मेरे ऑब्जर्वेबल फोर्स से भी ज्यादा एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब आप क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वो सीधा सीधा मास पे डिपेंड करता है। वो सीधा सीधा मास पे डिपेंड करता है। कहने का क्या मतलब होगा, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा, मैं साइज और शेप की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा 3 सेंटीमीटर डायमीटर का एक बॉल है, एकदम छोटा 3 सेंटीमीटर डायमीटर मतलब मान लीजिए एक बहुत छोटा सा बॉल है, लेकिन उसका मास मान लीजिए इतना ज्यादा है कि उसका वेट मान लीजिए 100 किलोग्राम है। हो सकता है कि कोई ऐसे कंपाउंड मिक्सचर को यूज किया गया हो कि उसके वेट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम पे उसको क्या किया गया हो, इंक्रीज किया गया हो। आया समझ पे आपको। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इसके वेट को हमने मैक्सिमम टाइम पे इंक्रीज किया और ये हो गया 100 किलोग्राम, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो मेरा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अगर इसका डायमीटर मेरा 3 सेंटीमीटर है तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले सर आप बोलेंगे सर ये तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है सर, तो ऐसे कैसे पॉसिबिलिटी होगा कि ये बाकी बहुत बड़े एरिया को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस बड़े एरिया को नहीं करेगा लेकिन मोमेंटम को ज्यादा गेन करेगा। मोमेंटम को ज्यादा गेन कैसे करेगा, समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे मान लीजिए, जैसे कि आप अगर ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पे, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पे डिपेंड करता है ये इनर्शिया, तो ये गलत है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो हल्का है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, मान लीजिए एक बड़ा सा बैग आपके पास अवेलेबल है 100 किलोग्राम जिसकी क्वांटिटी हो सकती है, मतलब 100 किलोग्राम तक का वॉल्यूम वो उसमें अपने आप में भर सकता है, उसमें मैंने रुई भर दी, तो डेफिनेटली वो 100 किलोग्राम का रुई तो नहीं होगा, लेकिन मैंने आयरन भर दिया, तो किसका ज्यादा मोमेंटम होगा, आयरन का होगा। तो यहां से हमें क्लियर पता चलता है कि कोई कंपलसरी नहीं है कि जितना ज्यादा साइज होगा, जितना ज्यादा शेप होगा वो उतने मोमेंटम को गेन करेगा, कंपलसरी नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक और ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया का एक इंसान था जिसका नाम किम वून था, उन्होंने 344 स्किपिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है। अब वो जब 344 स्किपिंग्स कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इनर्शिया का। वहां इनर्शिया का एक वाइटल रोल प्लेस होगा कि वो अपने मोमेंटम को इतना इंक्रीज किए हैं कि अपनी बॉडी वो लीन हो चुकी है 344 स्किपिंग्स को करने के लिए पर मिनट पे। तो ऐसे कई सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं जहां इनर्शिया होगा। एक बेस्ट एग्जांपल आपके बुक में भी दिया होगा। मान लीजिए एक बस जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, सारे पैसेंजर रेस्ट पे है बस के कंपैरेटिव, लेकिन किसी रेफरेंस के कंपैरेटिव मोशन पे है। तो मान लीजिए बस ग्रेजुअली स्लोली अपने स्पीड को डिक्रीज किया। जब बस ग्रेजुअली स्लोली अपने स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, एक पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0।
तो जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो होगी, एक छोटा सा जर्क लगेगा, एक छोटा सा मोमेंटम वहां क्रिएट होगा पैसेंजर्स पे, तो पैसेंजर आगे जाके फिर पीछे की तरफ झुकते हैं। वो आगे जाके पीछे की तरफ झुकने का जो हमारे पास एक कंक्लूजन हम बोलते हैं ये तो हमको झटका लगा है, हमको जर्क लगा है, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि बस का मोशन था फॉरवर्ड मोशन पे, हमारी बॉडी उस मोशन को अपोज करते हुए बस के सीट से हम पीछे की तरफ अपने आप को रखे थे। जैसे ही बस ने ब्रेक मारा, अपने वेलोसिटी को डिक्रीज किया, अपने एक्सेलरेशन को डिक्रीज किया, तो उससे हमें क्या पता चला कि हमारी बॉडी भी, क्योंकि हम बस के अंदर कंसीडर कर रहे हैं अपने आप को, तो वो भी हमारा बॉडी भी उस इनर्शिया पे फ्लो होगा। आया समझ पे? तो ये तो था हमारा फर्स्ट लॉ न्यूटन का, जिसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब सेकेंड लॉ हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं, किसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ आप देखते हैं चलिए कि वो किसको डिफाइन करता है और ये क्या है। जो न्यूटन सेकेंड लॉ आपके पास अवेलेबल है, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा किसका? फोर्स का। जैसे आप लिखेंगे यहां पर कि फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, यहां क्या लिखेंगे? यहां आप लिखेंगे फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इसमें लिखें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक्सेलरेशन मेरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरा फोर्स भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो सबसे पहले जब इस फॉर्मूले को मैं एक वेरिएबल्स के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करूंगा, इस फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? वेरिएबल्स के फॉर्म पे, तो मेरे पे वेक्टर कहां कहां लग जाएगा? फोर्स पे वेक्टर अप्लाई होगा और एक्सेलरेशन पे वेक्टर अप्लाई होगा। किस किस पे अप्लाई होगा वेक्टर? देखिए ध्यान से, ये फोर्स पे अप्लाई होगा और एक्सेलरेशन पे भी ये अप्लाई होगा। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है? जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा, जितना ज्यादा आपके पास ऑब्जेक्ट का मास अवेलेबल होगा, उतना ज्यादा अगर वो एक्सेलरेशन को गेन करता है, तो दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या एक्सप्लेन करेगा? उसके फोर्स को बताएगा। दोनों के प्रोडक्ट वहां पर क्या एक्सप्लेनेशन आपको देंगे? उसको फोर्स को बताएंगे। तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं इस चीज से, जितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। अगर दोनों में से मतलब आप फोर्स इंक्रीज किए, मतलब या तो आप एक्सेलरेशन इंक्रीज किए हैं या तो आप मास इंक्रीज किए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगा, दोनों के प्रोडक्ट का जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगा, वही फोर्स को डिफाइन करेगा। अगर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब मास और एक्सेलरेशन में किसी एक की वैल्यू डिक्रीज होना जरूरी है। या ये भी आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा आप ये बोल सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास पे। फोर्स की वैल्यू किस पे प्रोपोर्शनल होती है? मास पे। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतने हम मास की बात करेंगे। जब आप मास की वैल्यू को, ये आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप रिमूव करते हैं, यहां आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो यहां पर आप ऐड कर देते हैं के, लेकिन उसी के की जगह हम क्या लिखते हैं? ए, जो है हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन को हम नॉमिनल डिफाइन कर सकते हैं जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से सब्सट्रैक्ट होती है, और ये जब टाइम पीरियड से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं सिंपली, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी, क्या कौन सी वेलोसिटी? दो वेलोसिटी होती है हमारे पास, फाइनल और इनिशियल। जब फाइनल वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट होगी किससे? इनिशियल वेलोसिटी से, और डिवाइडेड बाय होगा टाइम पीरियड। और ये कौन से टाइम पीरियड की हम बात कर रही है? वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे ये पर्टिकुलर क्या हुआ? फंक्शन अकर हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v से, इनिशियल को u से और ये t से। तो इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा बहुत भी अगर चेंज करेंगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करेगा v = u + at। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, हम यहां बात कर रहे हैं सीधा फोर्स की। और हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? उस पर्टिकुलर वैल्यू से होगी जहां पर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करके आप लिख सकते हैं F = ma, जहां पर a आपका है वेक्टर क्वांटिटी है और F भी क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है।
अब आगे देखिए, जब आपने फर्स्ट लॉ पे इनर्शिया को डिफाइन किया तो इनर्शिया पे भी हमने बोला कि जितना ज्यादा ग्रेटर आपका मास होगा, आपने क्या डिफाइन किया, आपने ये डिफाइन किया कि जितना ज्यादा ग्रेटर आपका मास होगा उतने ही ग्रेटर चांसेस हैं किसके लिए, इनर्शिया के लिए। मतलब इनर्शिया की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब होगा, इनर्शिया के फैक्टर को इंक्रीज करने का मतलब ये होगा कि आप सीधा सीधा मास को इंक्रीज कर रहे हैं। इसी मास की वैल्यू को आगे न्यूटन ने सेकेंड लॉ पे बताया कि फोर्स कुछ और नहीं, फोर्स एक सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन है। जब आपने फर्स्ट लॉ पे भी मास का यूज किया है और सेकेंड लॉ पे भी मास का यूज किया है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि न्यूटन के थर्ड लॉ पे भी मास का रिक्वायरमेंट आ सकता है? जी हाँ, ऐसा होगा जब आप न्यूटन थर्ड लॉ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आप? न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात करेंगे। अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ को आप ध्यान से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। ये ऐसा लॉ है जो हम ज्यादातर इसको सुन चुके हैं, ज्यादातर इसको पहचानते हैं। ये क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? ये आपको बताता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप ये लिखते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसे कहने का मतलब क्या होगा? जैसा आपका एक्शन होगा वैसा ही आपका रिएक्शन होगा। जब आपने ये लिखा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसका कहने का क्या मतलब हो जाएगा? जैसा ही आपका एक्शन होगा वैसा ही आपका क्या होगा? रिएक्शन होगा। अब आप इसको कैसे बता पाएंगे कि कैसा आपका एक्शन होगा और कैसा आपका रिएक्शन होगा? इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। हम कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ कुछ हम पर्टिकुलरली इसके एप्लीकेशन वाले एग्जांपल्स लेते हैं, जहां आप ये समझ सकते हैं कि कहां पर एक्शन किसके इक्वल पे रिएक्शन के लिए होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक टेनिस का बॉल अवेलेबल है। आपने टेनिस के बॉल को जोर से दीवार पे हिट किया। आप एक दीवार से सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े हैं। मान लीजिए आप दीवार से एक 10 फीट की दूरी पे खड़े हैं। दीवार एक नॉर्मल फॉर्म पे, उसमें कोई क्रैक्स नहीं है, कोई उसमें डैमेज या क्रैम्प्स नहीं है। मान लीजिए जैसे आपने बॉल को दीवार पे हिट किया, क्या होगा? बॉल अपने इलास्टिक बिहेवियर को बिहेव करते हुए, एक टेनिस का बॉल मान लीजिए आपके पास अवेलेबल है, बॉल अपने इलास्टिक बिहेवियर को क्या करते हुए, पोजेस करते हुए दीवार से रिपेल करेगा। वो उतना ही ज्यादा रिपेल करेगा जितना ज्यादा आपने उस बॉल को थ्रो किया है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये उतना ही ज्यादा रिपेल हो रहा है? डेफिनेटली बात है, आपने वहां पर क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। किस पे अप्लाई किया? बॉल पे अप्लाई किया। जब आप एक फोर्सफुली एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं एक वॉल के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली वो दीवार से उतने ही जोर से क्या करेगा? टकराएगा। अब जितने जोर से वो दीवार पे टकराएगा वो उतने ही जोर से दीवार से रिबाउंड होगा। अब बात ये होती है कि यहां पर डायरेक्शन में भी डिफरेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक एंगल से ऐसे मार रहे हैं कि एंगल है अपवर्ड लेकिन बॉल जा रहा है डाउनवर्ड। आपको आया समझ पे?